अब हम स्टार्ट करते हैं दो सदिशों के मध्य कोण किस तरह से लिखा जाता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक वेक्टर ए लेते हैं और एक वेक्टर बी लेते हैं। आपको दो वेक्टर्स के बीच कोण किस तरह से लेना है यह हम लोग समझते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मुझे दो सदिशों के मध्य कोण अगर बताना है तो कोण हमेशा या तो टेल टेल के बीच लिखा जाएगा या फिर हेड हेड के बीच लिखा जाएगा। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी मुझे दो सदिशों के मध्य कोण अगर लिखना है तो कोण लिखने का तरीका फिक्स है कि हमेशा कोण या तो टेल टेल के बीच लिखा जाएगा या हेड हेड के बीच लिखा जाएगा। समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। आपका काम है इन दोनों के बीच में कोण लिखना कि किस तरह से कोण लिखेंगे। तो कोण लिखा जाता है दोनों वेक्टर्स के टेल टेल के बीच, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच अगर आपको कोई भी एंगल थीटा अगर बताना है तो एंगल थीटा यानी कि कोण थीटा कैसे बताया जाएगा, दोनों सदिशों के टेल के बीच हमेशा लिखा जाता है। और अगर आपके पास में कभी इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास में अगर आ गई कि एक ए वेक्टर मेरे पास में इस तरह से है और एक बी वेक्टर अगर मेरे पास में इस तरह से अगर गिवन है, तो क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच लिखा जाने वाला एंगल थीटा सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि एंगल हमेशा या तो टेल टेल के बीच लिखा जाएगा या फिर हेड हेड के बीच लिखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको एक काम करना चाहिए कि इस वेक्टर को पकड़ के आगे की ओर एक्सटेंड कर देना चाहिए, यानी कि आगे की ओर बढ़ा देना चाहिए किसी भी एक वेक्टर को। मान लेते हैं इस ए वेक्टर को मैं आगे की ओर अगर पकड़ के अगर बढ़ाता अगर हूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ए वेक्टर को मैंने आगे की ओर बढ़ाया। बढ़ाने से फायदा क्या हो गया कि यहाँ पर इस ए वेक्टर का बेटा बोलो क्या आ गया, टेल आ गया। यहाँ पर बी वेक्टर का बेटा बोलो क्या है, टेल है। ए वेक्टर का टेल यहाँ, बी वेक्टर का टेल यहाँ। तो आपने कहा सर हमारे काम का एंगल ये वाला है, तो कैसे एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, एंगल की वैल्यू को बोलो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है, 180। ये कितना है, थीटा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे काम का कोण बोलो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ध्यान रखेंगे जब भी दो सदिशों के मध्य कोण अगर बताना है तो या तो हमेशा टेल टेल के बीच बताया जाएगा या हमेशा हेड हेड के बीच बताया जाएगा। अगर स्थिति इस तरह से अगर आपके पास में आ जाए तो किसी भी एक सदिश को आगे की ओर बढ़ाना है। बढ़ाने से फायदा यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल है और ये टेल। तो इन दोनों के बीच का कोण गणित के नियम की सहायता से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में देखिए कुछ सदिश है, ये एक सदिश दो सदिश, इसके बीच में 40 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री गिवन है, यहाँ 45 डिग्री गिवन है, ये 120 डिग्री और ये 30 डिग्री गिवन है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में सदिशों के बीच बनने वाला कोण कितना है। खुद से सोल्व करें फिर मैं सोल्व करता हूँ। देखें मैंने आपको क्या सिखाया है कि एंगल हमेशा या तो हेड हेड के बीच रहेगा या फिर टेल टेल के बीच। तो अगर आप इस को देखते हैं तो पहले वाले वेक्टर का हेड यहाँ, दूसरे वाले वेक्टर का हेड यहाँ, क्या कोण मुझे हेड हेड के बीच दिया हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में खुद से ही कुछ नया परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एंगल पहले से मेरे पास हेड हेड में अगर गिवन है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण वही लिखा जाएगा जो मेरे पास में गिवन है। यहाँ पर देखें ये दो सदिश है, दोनों सदिशों का टेल यहाँ है, इसका भी टेल यहाँ है, इसका भी टेल यहाँ है। क्या दोनों टेल के बीच कोण दिया है? बिल्कुल। तो यहाँ पर खुद से ही परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एंगल बेटा बोलो क्या लिखा जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है। यहाँ पर पहले वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल है। हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे। तो इस वेक्टर को पकड़ के अगर मैंने आगे की ओर एक्सटेंड करा तो इससे फायदा ये हो गया कि यहाँ पर इसका टेल आ गया। टेल आ गया तो हमारे काम का कोण बोलो कौन सा, ये वाला। तो आपको पता ही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना, 180। तो 180 में से क्या माइनस होगा, 45। तो 180 में से 45 होने पर कितना आता है, 135। तो कोण बेटा बोलो कितना आएगा, 135। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई है, पहले वाले का एरिया दूसरे का एरिया। क्या करें, इसको पकड़ के आगे की ओर बढ़ा दे, बढ़ाओगे तो फायदा ये हो जाएगा, ये बढ़ाओगे इसको पकड़ के आपने आगे की ओर खींचा है तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, टेल, यहाँ इसका टेल है तो ये बनने वाला कोण चाहिए। बहुत ही आसान सी बात हो गई, ये आना चाहिए समझ में, ये 60 डिग्री। क्या यहाँ पर मुझे खुद से ही ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो सवाल वाले ने इसको पहले से आगे की ओर बढ़ा रखा है, तो ये वाला एंगल टेल, ये टेल, तो टेल और टेल के बीच का गिवन है, तो क्या लिखा जाएगा, 30। नोट करें, एक न्यूमेरिकल और करेंगे, एक सवाल और आप लोग करेंगे। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और ये मेरे पास में R वेक्टर है। सवाल के अनुसार ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो आपको जवाब देना है P वेक्टर के मध्य कोण, P वेक्टर Q वेक्टर के मध्य कोण। दूसरा सवाल, P वेक्टर और R वेक्टर के मध्य कोण। फिर आपको बताना है R वेक्टर और Q वेक्टर के मध्य कोण। सोचें, स्क्रीन पॉज करें और जवाब दें। तो देखिए, सवाल का जवाब आप लोगों ने बना लिया होगा, तो कैसे सोल्व करा होगा? आपने देखा है P वेक्टर इधर आ रहा है, Q वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये P वेक्टर का हेड, ये Q वेक्टर का टेल। क्या ये दिया गया 30 डिग्री किसी काम का है? नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा बोलो क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऐसी कंडीशन में पकड़ के आप इसको आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने से P वेक्टर का यहाँ क्या आ गया, टेल, Q वेक्टर का यहाँ क्या है, टेल। तो इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, कोण। कितना आएगा, 180 में से क्या माइनस करेंगे, 30, तो कितना आएगा, 150। इसका मतलब आंसर बेटा बोलो कितना आएगा, 150 डिग्री। इसके बाद आपको P और R के मध्य निकालना है। तो आपने कहा P वेक्टर ये रहा, P वेक्टर का तो यहाँ टेल है, R वेक्टर का भी यहाँ टेल है। क्या टेल और टेल के बीच का कोण दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो आंसर बेटा बोलो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसके बाद में R वेक्टर और Q वेक्टर, R वेक्टर का हेड यहाँ, Q वेक्टर का हेड यहाँ। क्या एंगल हेड और हेड के बीच का चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो आंसर बेटा बोलो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको दो वेक्टर्स के बीच यानी कि दो सदिशों के बीच कोण लिखना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सदिशों के मध्य कोण हमेशा हेड हेड से देखे जाएंगे या फिर टेल टेल से देखे जाएंगे। अगर आपके पास कभी हेड और टेल के मध्य अगर सदिश जो है उनके बीच अगर कोण अगर अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में एक सदिश को आपको आगे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा और गणित के नियमों की सहायता से दोनों के बीच कोण को फाइंड करना पड़ेगा। तो कुछ सवाल थे, नोट करें, आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग दो नियमों की सहायता से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक तो त्रिभुज का नियम और एक चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज का नियम। इस त्रिभुज के नियम की सहायता से ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा। थीटा इधर हमेशा मैंने किस के बीच का लिखा है, टेल और टेल के बीच का। अब अगर आप चाहते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, तो मैं यहाँ पर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी का यूज लेता हूँ। वो ये कि अगर मैं किसी भी सदिश को पकड़ के विस्थापित अगर करता हूँ, किसी भी सदिश को पकड़ के विस्थापित अगर हम करते हैं, तो सदिश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज लेते हैं। तो मैंने काम किया कि बी वेक्टर को विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद इस तरह से देखो, यहाँ से बी वेक्टर को पकड़ के क्या करा, विस्थापित करा, विस्थापित करके ए के हेड पर ला करके रख दिया। तो इस तरह से ए वेक्टर में मैं क्या जोड़ता हूँ, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो इनसे मिलने वाला जो परिणामी है उसकी दिशा आपको प्राप्त होती है पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की ओर, और परिणामी का मान क्या निकल के आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फाइनली हमारे एक बात समझ में आई, वो ये कि अगर मुझे दो
वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को मैं मिलाऊंगा और जो परिणामी आएगा वो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की ओर प्राप्त होता है। अगर आप इस परिणामी का परिमाण अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसकी स्टडी और हम अच्छी तरीके से यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल सेम का सेम हम लोगों ने डायग्राम बनाया है। अब क्या हुआ इसमें कि ए वेक्टर में मैंने क्या जोड़ा है, बी वेक्टर, तो ये मेरे पास में क्या है, परिणामी। इस परिणामी का अगर मैं परिमाण अगर निकालना चाहता हूँ तो हमने एक काम करा कि इस ए वेक्टर को पकड़ के आगे की ओर एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया। बढ़ाने के बाद यहाँ से इसके ऊपर हम लोगों ने एक लंब गिराया तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या हो गया, 90। अब हमें एक चीज पता थी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा, जो हमेशा टेल और टेल के बीच होता है। तो जैसे आप लोगों ने इस ए वेक्टर को आगे की ओर पकड़ के बढ़ाया तो यहाँ पर ए वेक्टर का टेल आ गया, यहाँ पर बी वेक्टर का वैसे ही टेल था, तो बनने वाला कोण क्या हो गया, थीटा। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण पता है, लंब चाहिए, तो किसका यूज करा होगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। ये क्या है, आधार, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो कर्ण कितना है, बी, तो ये कितना हो गया, बी कॉस थीटा। अब अगर हम ये माने कि ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है इसके साथ इस रिजल्टेंट ने एंगल कितना बनाया है, अल्फा, तो हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, ये इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में क्या लगा देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। इस पूरे में, तो इस पूरे में अगर मैं लगाता हूँ तो इस पूरे के लिए ये क्या बन जाएगा, लंब, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा, आधार, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, आर, तो आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि आधार अब पूरा लिखा जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करा आप लोगों ने कि इस टर्म और इस टर्म में बी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन, तो बी स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बन गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फाइनली आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो दोनों तरफ से ले लिया रूट, रूट लेने के बाद में ये बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का परिमाण यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। परिमाण को कैसे नोट करते हैं, मोड के थ्रू। हमें पता है कि परिमाण को बेटा बोलो किसके थ्रू बताया जाता है, मोड के थ्रू। ये कहलाता है मोड, बराबर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे एक बात समझ में आ गई है, वो ये कि अगर मेरे पास में दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, दोनों के बीच का अगर कोण अगर मेरे पास में गिवन है तो इनका परिणामी का परिमाण सदैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं जब परिणामी में पहले वाले वेक्टर से कितना कोण बना है समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, अल्फा। तो अल्फा अगर ये है तो इसके सामने वाली पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, लंब, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan में। तो tan अल्फा बराबर बेटा बोलो क्या लिखा जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अल्फा जो एंगल है वो किस किस के बेटा बीच का एंगल है, पहले वाले सदिश और परिणामी सदिश के बीच का। तो इसको नोट करेंगे और इस दोनों के दोनों फॉर्मूले हमको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब इसको नोट करें, बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज का नियम। इस चतुर्भुज के नियम की सहायता से भी अगर हम चाहें तो दो सदिश ए सदिश व बी सदिश जिनके मध्य कोण थीटा है उनका परिणामी का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे पास में एक ए सदिश है ए बी, उसकी दिशा यहाँ पर गिवन है। इसी तरह से एक सदिश बी सदिश हमारे पास में गिवन है जो एडी की फॉर्म में यहाँ पर आपके पास गिवन है। अगर इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के मध्य कोण अगर थीटा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच आएगा। तो इन दोनों से मिलने वाला परिणामी आर वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
इस बी वेक्टर के समानांतर अगर हम यहाँ पर अगर बी वेक्टर बना दें, इसी तरह से ए वेक्टर के समानांतर यहाँ पर भी अगर मैं ए वेक्टर अगर बना देता हूँ, तो ध्यान से अगर मैं समझूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में तो हमारे पास ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर बराबर क्या मिला होगा, एसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर बराबर क्या मिला होगा, एसी वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिणामी की वैल्यू जिसके बराबर निकल के आई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या फिर अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर है तो इसके समानांतर यहाँ पर क्या आएगा, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हमारे पास में क्या मिल गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं, चाहे आप त्रिभुज के नियम की सहायता से परिणामी निकालें, चाहे आप चतुर्भुज के नियम की सहायता से परिणामी निकालें, दोनों से मिलने वाला जो परिणामी है उसका मान हमारे पास में क्या आता है, समान आता है। तो यहाँ पर अगर मैं चतुर्भुज के नियम से अगर सहायता से स्टडी अगर कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो इनका नेट क्या आएगा इन दोनों के बीच में, और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण अगर थीटा है, तो इस परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी सी देर पहले त्रिभुज के नियम में पढ़ा है कि r बराबर आता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो फाइनली आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि दो सदिश है, उनके मध्य कोण टेल या हेड के बीच अगर गिवन है थीटा, तो परिणामी सदैव √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखा जाता है। और इससे पहले त्रिभुज के नियम में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक परिणामी ए वेक्टर के साथ अगर एंगल अल्फा बनाता है तो tan अल्फा बराबर बोलो क्या आया था, बोलो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सेम टू सेम फॉर्मूला आप लोग यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, ए वेक्टर यहाँ पर है, आर वेक्टर यहाँ पर है, आर वेक्टर ए वेक्टर के बीच का अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ पर भी जब आप tan अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर आती है। अगर हम ये कहें कि इस परिणामी ने बी वेक्टर के साथ बीटा कोण अगर बनाया है, तो जब आप tan बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा के बराबर प्राप्त होता है। तो आपको दो ही फॉर्मूले मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, वो ये कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य कोण अगर थीटा है तो परिणामी आपके द्वारा इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले वाले सदिश से परिणामी ने कितना कोण बनाया है तो फॉर्मूला tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लिखा जाता है। तो आप कोई सा भी नियम लगाएं, परिणामी के मान में कोई परिवर्तन आता नहीं है। अब इन सब चीजों के बारे में अगर हम देखें तो सवाल वगैरह किस तरह से बनते हैं, ये सवाल आपके पास में गिवन है 4 न्यूटन और 6 न्यूटन परिमाण के दो बल हैं जो कि एक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं। तो सवाल आप लोगों से पूछा है कि इन दोनों बलों का परिणामी का परिमाण और फिर सेकंड बताना है 4 न्यूटन और परिणामी के मध्य बनने वाला कोण यानी अल्फा, इसी तरह से 6 न्यूटन और परिणामी के मध्य बनने वाला कोण यानी कि बीटा। तो आपको इन सवालों को सोल्व करने के लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सवाल सोल्व करने से पहले ये सब आप नोट करें, सवाल का सॉल्यूशन बनाएंगे। 4 न्यूटन और 6 न्यूटन का परिमाण है दो बलों के लिए हमारे पास, जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था, परिणामी का परिमाण, और एक क्या पूछा गया था 4 न्यूटन और परिणामी के मध्य कोण, 6 न्यूटन और परिणामी के मध्य कोण। इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपके पास में फॉर्मूले का ज्ञान होना आवश्यक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है और आपको याद रखना है, तभी आप सवालों को सोल्व कर पाएंगे। r बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो a का रोल बेटा बोलो कौन निभाने को तैयार है 4 न्यूटन, b का रोल बेटा बोलो कौन निभाएगा 6 न्यूटन, थीटा दोनों बलों के मध्य कोण कितना है थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो परिणामी यानी कि r निकालना है, सोल्व करना है। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 4 गुणा 6 गुणा cos 60। सोल्व करें इसको 16 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6, इसको पहले नोट करेंगे। cos 60 कितना होता है 1/2।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखिए कितना बनेगा, ये 16 प्लस 36 बेटा बोलो कितना होगा, 24। तो इनको अगर आप जोड़ें तो ये बेटा बोलो कितना आ जाएगा, रूट ये कितना हो जाएगा 24 और 16 बेटा बोलो कितना होगा 40 और 36 बेटा बोलो कितना होता है 76। तो नेट फोर्स की बेटा वैल्यू बोलो किसके बराबर आएगी, √76 न्यूटन। इसके बाद हम लोगों से बेटा बोलो क्या पूछा है, 4 न्यूटन परिणामी के मध्य कोण। तो 4 न्यूटन बेटा बोलो किसका रोल निभा देगा, ए का। इसी तरह से 6 न्यूटन बेटा बोलो किसका रोल निभाने को तैयार होगा, बी का। तो ए और परिणामी यानी कि आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण अल्फा को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। यूज करने से पहले इसको नोट करें। बोलो बेटा फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आ रहा है यार, b का रोल बेटा बोलो को निभा रहा है 6 sin थीटा का रोल बेटा बोलो को निभा रहा है 64 प्लस 6 इंटू cos 60। sin 60 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। सोल्व करें, कितनी बार जाएगा 3 अपॉन बेटा बोलो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। तो इस सहायता से बराबर बेटा बोलो कितना आएगा 3√3 अपॉन 4 प्लस 3 लिख दें। 4 प्लस 3 कितना होता है 7। ये किसके बराबर आएगा बेटा, tan अल्फा। तो अल्फा बराबर बोलो tan इनवर्स 3√3/6। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सवालों का सॉल्यूशन बनाना है। सवाल के सॉल्यूशन तभी बन पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद हो। नेक्स्ट बेटा बोलो क्या पूछा है, 6 न्यूटन यानी कि बी और परिणामी के मध्य बनने वाला कोण। सॉल्व करने से पहले इसको नोट करें। तो बी और आर के मध्य बनने वाला कोण का फॉर्मूला बोलो। मैंने भी आपको बताया था tan बीटा बराबर क्या होता है, a sin थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ए बेटा बोलो कितना है 4 sin थीटा 60। बी की बेटा वैल्यू बोलो 4। सॉल्यूशन बनाएंगे, √3/2 1/2 कितनी बार जाएगा बेटा 2√3 अपॉन 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो बेटा बोलो कितना है, tan बीटा बराबर √3/4। तो बेटा बीटा बराबर बोलो कितना है आपके पास tan इनवर्स √3/4। तो इस तरह से आपको सवालों का सॉल्यूशन बनाना है। उससे पहले आपको फॉर्मूले याद करना है। नोट करें, बढ़ेंगे आगे।